नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, जो कि इकाई 8 है। हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ चुके हैं, उसके सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या बात की है, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने काव्य को क्या माना है, इसके आधार पर हम बातचीत करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक आप पढ़िए और समझिए कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पश्चिम में साहित्य शास्त्र के विकास के संकेत 5वीं शती ईसा पूर्व से पहले से ही मिलने लगते हैं। यह समय याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पश्चिम में साहित्य शास्त्र के विकास के संकेत मिलते हैं। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य के हेतु और काव्य प्रयोजन संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध नाटककार अरिस्टोफेनीस के नाटकों में भी हास्य व्यंग के माध्यम से साहित्य के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है, किंतु एक सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्यालोचन के दर्शन हमें सबसे पहले प्लेटो में ही मिलते हैं। प्लेटो मूलतः आत्मवादी चिंतक हैं। ये पंक्ति याद रखिएगा। किस प्रकार के चिंतक हैं? आत्मवादी चिंतक हैं। उन्होंने कविता पर एक दार्शनिक की दृष्टि से विचार किया है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कविता पर अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टि से विचार किया है। गुरु और शिष्य की मूल दृष्टि का अंतर उनके काव्य सिद्धांतों में दो जीवन दृष्टियों का अंतर बन के सामने आता है। प्लेटो जहाँ अनुकरण को यथार्थ से दूर और यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, यथार्थ से दूर मानते हैं अनुकरण को प्लेटो, वहीं अरस्तु उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। ये पंक्तियाँ याद रखिएगा। प्लेटो जहाँ अनुकरण को यथार्थ से दूर और यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, वहीं अरस्तु उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। अरस्तु के विवेचन के लगभग 2 शताब्दियों तक साहित्य सिद्धांतों की विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं है। अरस्तु के विवेचन के लगभग 2 शताब्दियों तक साहित्य सिद्धांतों की विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं है। उनके बाद रोमन कवि हॉरेस 65 से 68 ईसा पूर्व की आर्स पोएटिका का साहित्य सिद्धांत के रूप में उल्लेख मिलता है। उनका भाषा संबंधित सिद्धांत काव्यालोचन के क्षेत्र में उनकी एक विशेष देन है। ईसा की पहली शताब्दी में यूनानी चिंतक लॉन्गिनस की कृति पेरियुपसिस के काव्य के संदर्भ में उदात्त को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब ये पंक्ति आपको याद रखिएगा। लॉन्जाइनस की जो कविता कृति है, साहित्य कृति है, जो भी आप कहना चाहें, वो पेरियुपसिस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है इसके संबंध में। ईसा की तीसरी शताब्दी तक आते आते आत्मवाद तथा वस्तुवाद क्रमशः नव्य प्लेटोवाद और नव्य अभिजात्यवाद के रूप में सामने आता है। आत्मवाद का दूसरा नाम नव्य प्लेटोवाद है, या नव्य प्लेटोवाद का दूसरा नाम आत्मवाद है। और नव्य अभिजात्यवाद के रूप में क्या आता है सामने? वस्तुवाद आता है। इस समय प्लॉटिनस ने गहन दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नव्य प्लेटोवाद का प्रभाव मध्ययुगीन धार्मिक चिंतन पर पड़ा। युग परिचय क्या है? पश्चिम में सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्यालोचन के दर्शन सबसे पहले प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व में होते हैं। इनका जन्म याद रखिएगा। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष तक की इनकी आयु रही। प्लेटो में होते हैं सबसे पहले साहित्यालोचन के दर्शन प्लेटो के रचनाओं में होते हैं। उनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जिसे एथेंस यूनान का पतन काल कहा जाता है। युद्ध में पराजित एथेंस अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए शक्तिहीन हो चुका था। चारों ओर आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश और सर्वत्र अवसरवादिता, विश्वासघात का माहौल था। ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी थी जो दास थे और जिनकी पीड़ाएं अकथनीय थीं।
इन श्रमजीवी दासों के बल पर ही एथेंस की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ था, किंतु ये लोग नागरिक जीवन में अधिकार पाने से वंचित थे। प्रजातंत्र के नाम पर राज्य सत्ता व्यापारियों और कुछ एक कुलीनों के कब्जे में थी। इसलिए अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। कुछ विद्वानों का क्या मत है कि प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्लेटो की मूल दृष्टि आत्मवादी सब्जेक्टिव या प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट थी। उन्होंने अर्थात उनके मत से यह विश्व और सकल पदार्थ विश्व की विराट चेतना के प्रत्यय के रूप में स्थित है। यह प्रत्ययवादी और आत्मवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा। प्रत्ययवाद का जो है आइडियलिस्ट और आत्मवादी को सब्जेक्टिव। बाहरी संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह उस अमूर्त प्रत्यय का मूर्त अनुकरण मात्र है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण करती है और इस सामग्री को ही संशोधित संपादित कर संयोजित करती है, अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सामान्यतः ग्रहणीय नहीं है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सामान्यतः वह ग्रहणीय नहीं है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण करती है और इस सामग्री को संशोधित संपादित कर समायोजित संयोजित करती है, अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सामान्यतः ग्रहणीय नहीं है। प्लेटो के मत से कविता में वैज्ञानिकता, तर्कसिद्धता और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। प्लेटो का व्यक्तित्व भी पढ़ लेते हैं। प्लेटो का जन्म एक कुलीन वंश में हुआ। उन्हें माता पिता ने अरिस्तोक्लीस नाम दिया था। प्लेटो का असली नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर मल्ल गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया। प्लातोन का अर्थ है चौड़ा चकड़ा। अरबी फारसी परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो के दुर्भाग्य की भी एक कहानी है। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो गई। माता ने दूसरा विवाह कर लिया। उनका बचपन एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में बीता जिसके सदस्य लंबे समय से एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते आ रहे थे। प्लेटो ने स्वयं प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया, किंतु यह सच बात है कि उनके संस्कारों और विचारों में राजनीति रमी हुई थी। युवा प्लेटो, जिनकी उम्र 20 वर्ष रही होगी, महान दार्शनिक और सुकरात के संपर्क में आए। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्रछाया में हुई। इतना ही नहीं, वे सुकरात के मृत्यु क्षण तक उनके साथ रहे। 28 वर्ष की अवस्था में लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर में भ्रमण करते हुए विभिन्न मतांतरों का अध्ययन भी करते रहे और वैचारिक रूप से परिपक्व होकर एथेंस लौटे। प्रौढ़ प्लेटो ने लौटकर उस प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहने का श्रेय प्राप्त है। प्लेटो से संबंधित यह तथ्य यह बात भी सामने लाते हैं कि किशोर और युवा प्लेटो की रुचि काव्य रचना में थी, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर अपनी काव्य रचनाएं उन्होंने नष्ट कर दी और रचना कर्म समाप्त कर दिया। आज भी उनकी काव्य रचना के कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। उनकी रचना कहाँ पर संकलित हैं? ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। प्लेटो का चिंतन संवादों में मुखरित हुआ। यह विश्वास किया जाता है कि अकादमी की स्थापना के पूर्व वे अनेक संवादों डायलॉग्स की रचना कर चुके थे। अकादमी की स्थापना के 20 वर्ष तक उन्होंने कोई संवाद नहीं लिखा, लेकिन अंतिम वर्षों में फिर से संवादों की ओर प्रवृत्त हुए। उनका अंतिम संवाद लॉज नाम से प्रसिद्ध है। प्लेटो के कुछ संवाद पोलितेइया, रिपब्लिक और इयोन में संकलित हैं। कुल मिलाकर विद्वान प्लेटो की 28 रचनाओं को प्रामाणिक कृतित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, और जिनमें 27 संवाद और 11 पत्रों का एक संग्रह शामिल है। यह बात भूलने की नहीं है कि प्लेटो ने काव्य और कला के संबंध में किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की। संवादों के प्रसंगवश काव्य या कला की चर्चा आती रहती है। ऐसे संवादों में इयोन, फेडरस, सिम्पोसियोन आदि का नाम लिया जा सकता है। प्लेटो के संवादों की प्रमुख विशेषता है द्वंद्वात्मक पद्धति। प्लेटो के संवादों की प्रमुख विशेषता क्या है?
द्वंद्वात्मक पद्धति याद रखिएगा। संवादों के प्रमुख नाटकीय पात्र सुकरात के कथन में जगह जगह पूर्वापर असंगतियाँ और अंतर्विरोध मिलते हैं। प्रायः पाठक यह निश्चित नहीं कर पाता कि मूल विषय पर स्वयं प्लेटो के विचार क्या हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद इस द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं, जिनके प्रति विद्वानों का अपना आकर्षण रहा है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की बुनियादी चिंता है रिपब्लिक या आदर्श गणराज्य में उनकी उपयोगिता। प्लेटो का रिपब्लिक नामक एक ग्रंथ भी है, आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। इस उपयोगिता के निर्णय करने के लिए प्लेटो ने काव्य की प्रेरणा, काव्य का स्वरूप और काव्य के विषय, काव्य के रूप, काव्य और सत्य का संबंध, काव्य और सौंदर्य, काव्य और लोकमंगल, कला की परिभाषा, कलाओं में काव्य का स्थान, जीवन और कविता आदि विषयों पर चर्चा की है। प्लेटो के इन विचारों की व्यापकता को देखते हुए इनमें एक व्यापक और व्यवस्थित काव्य सिद्धांत के पुनर्निर्माण की संभावना का संकेत मिलता है, भले ही प्लेटो के संवादों में किसी निश्चित क्रम का निर्वाह न किया गया हो। काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य क्या है? प्लेटो ने काव्य और कला की दैवी प्रेरणा का परिणाम माना। प्लेटो ने काव्य और कला को दैवीय प्रेरणा का परिणाम माना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। उन्होंने अपने संवादों में अनेक स्थानों पर कवि के दिव्य पागलपन, डिवाइन इंसेनिटी की चर्चा की है। उनका यह भी विश्वास है कि सृजन के क्षणों में परमात्मा कवियों से उनका मस्तिष्क छीन लेता है। विद्या की देवी सरस्वती, जिसे वहाँ पर यूनान में म्यूस कहा जाता है, कवि के भीतर एक ऐसी कल्पना शक्ति जागृत करती है कि वह भावावेग की प्रेरणा के बिना रह नहीं सकता। प्लेटो ने प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक कवि होमर की कृतियों इलियड और ओडिसी पर विचार करते हुए भी यह मत व्यक्त किया है कि उनकी कविताओं और चरित्रों के भावावेग और कल्पनातिरेक हैं। प्लेटो ने प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक कवि होमर की कृतियों इलियड और ओडिसी पर विचार करते हुए मत व्यक्त किया है कि उनकी कविताओं और चरित्रों में भावावेग और कल्पनातिरेक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर नहीं सिखाया है। यह पंक्ति पूछी जा सकती है अगर कठिन प्रश्न बनाया जाए तो। होमर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि यह दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। होमर की काव्य कृतियाँ हैं इलियड और ओडिसी। प्रेरणा दिव्य शक्ति के रूप में कवि को संचालित करती है और एक अमिट श्रृंखला बनाती है। प्लेटो द्वारा कविता की दिव्य प्रेरणा की चर्चा एक प्रकार से काव्य की सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं जो ईओन नामक संवाद में मिलते हैं। प्लेटो का ईओन नामक संवाद याद रखिएगा। काव्य सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो की यह मान्यता है कि सभी समर्थ कवि अपनी रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। अर्थात कवि कर्म किसी वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर आधारित नहीं है। वे दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर कलात्मक प्रेरणा लेकर अपनी काव्य की रचना करते हैं। कवि में सृजन की क्षमता का उदय दैवी शक्ति की प्रेरणा, डिवाइन इंस्पिरेशन के रूप में होता है। अपने इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने यह तर्क दिया है कि काव्य सृजन के क्षणों में रचनाकार किन्हीं कलात्मक नियमों के आधार पर रचना में प्रवृत्त नहीं होता, वह तो दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए प्लेटो कवि के दिव्य पागलपन, डिवाइन फ्रेंजी की चर्चा बार बार करते हैं। उनके अनुसार यह किसी प्रकार की मानसिक विकृति या मनोग्रंथि का परिणाम न होकर दिव्य प्रेरणा से अभिभूत मानव की सहज आत्मविस्मृति का सुपरिणाम है। निष्कर्ष यह है कि काव्य का सृजन ऐसी मनःस्थिति में होता है जब कवि अपनी सहज विवेक वयस्कता को खोकर किन्हीं दैवी शक्तियों के अधीन हो जाता है। इतना ही नहीं, वह एक आरोपित व्यक्तित्व धारण कर लेता है। प्लेटो का विचार है इस अवस्था में वह केवल एक यंत्र, एक माध्यम मात्र रह जाता है। किस अवस्था में? जब उसको दैवी शक्ति, दैवी प्रेरणा मिलती है और वह अपना काव्य कर्म करता है। इस अवस्था में वह केवल एक यंत्र, एक माध्यम मात्र रह जाता है। इस मनःस्थिति में उच्चरित अमूल्य वाणी का वक्ता स्वयं कवि नहीं होता, वह दैवी युक्तियों का माध्यम मात्र होता है। समस्त सुंदरतम कविता का आविष्कार
मूलतः काव्य देवियों द्वारा होता है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उनका प्रवक्ता मात्र होता है। सृजन क्षण को प्लेटो सचेष्ट प्रयत्न न मानकर अनायास घटित घटना मानते हैं। वे अनायास घटित घटना किसको मानते हैं? सृजन क्षण को। उनके मतानुसार दैवी अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। काव्य सृजन प्रक्रिया को प्लेटो ने एक सुनिश्चित कलात्मक प्रयास नहीं माना। कविता उनके लिए शिल्प नहीं। पाश्चात्य साहित्य दर्शन में यह लिखा है निर्मला जैन ने। इस प्रकार प्लेटो ने कवि को कविता का निमित्त कारण मानकर उसे सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। कवि कविता के प्रति इस हद तक समर्पित हो जाता है कि कवि कविता की रचना नहीं करता, वह स्वयं रच जाती है। उसका रचनाकार तो ईश्वर ही है। प्लेटो के इस काव्य सृजन सिद्धांत का काफ़ी समय बाद रोमांटिक कवियों ने समर्थन किया। शायद प्लेटो से पहले भी यह धारणा चली आ रही थी कि काव्य देवी प्रेरणा का परिणाम है। इसका प्रमाण यह है कि होमर ने अपनी काव्य रचना का आरंभ काव्य देवियों की स्तुतियों के साथ किया है। प्लेटो ने फेडरस के काव्य विक्षेप दिव्य पागलपन के 4 प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें कवि को पैगंबर, धर्मगुरु और प्रेमी का समवर्गी सिद्ध किया है। इयोन प्लेटो के इन्हीं विचारों का विस्तार है। इयोन प्लेटो की रचना है। विद्वानों का मानना है कि अनेक परिवर्तनों से गुजरने पर भी प्लेटो का यह सिद्धांत आज भी जीवित है। जीवित होने का प्रमाण यह है कि इस सिद्धांत की अनुगूंज शेक्सपियर और ड्राइडन तक में सुनाई देती है। यह दूसरी बात है कि प्लेटो ने रिपब्लिक के 10वें अध्याय में जिस रूप में काव्य की चर्चा की है वह इयोन की काव्य चर्चा से काफ़ी भिन्न है। अब दूसरी रचना का भी पता चल गया है। रिपब्लिक, इयोन और रिपब्लिक इनकी रचना है। इयोन में तो प्लेटो काव्य की देवी प्रेरणा परक व्याख्या करते हुए कवि को एकदम झूठा असत्यभाषी तक कह देते हैं। मूल बात यह है कि अपने काव्य चिंतन में प्लेटो नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ते चले गए और उन्होंने कवि की नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न पर ही गंभीरता से विचार किया। रिपब्लिक के विचारों में कवि की नैतिक दायित्व की चिंता प्रधान रूप से व्याप्त है। विद्वान कहते हैं कि कवि और दार्शनिक के बीच द्वंद्वात्मक संबंध विषयक चिंता का परिणाम है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का आधार है नैतिकता और आदर्श राज्य का निर्माण। उनके कला संबंधी सभी विचार आदर्श नागरिक के निर्माण की चिंता के संदर्भ में को ही व्यक्त करते हैं। ललित कलाओं का प्रसंग आने पर कभी कभार प्लेटो व्यक्तित्व निर्माण के लिए संगीत की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, किंतु इस तरह के विचार उनके चिंतन का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। कला के संदर्भ में माइमेसिस यानी अनुकरण शब्द का प्रयोग उन्होंने परंपरा सिद्ध मानकर प्रश्न को यह रूप दिया कि अनुकरण का विषय क्या है और कला के लिए अनुकरणीय क्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग 2 संदर्भों में किया है। पहला, विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए। दूसरा, वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए। विद्वान मानते हैं कि पहले का संबंध तत्व मीमांसा से है और दूसरे का संबंध नैतिकता से संबंधित प्रश्नों से है। कला का प्रश्न नैतिक परिधि में आता है। कला चिंतन के इतिहास में प्लेटो को नैतिकतावादी मानने की मूल में यही धारणा सक्रिय रही है। काव्य सत्य और अनुकरण क्या कहलाता है? प्लेटो के लिए काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न ही अनावश्यक है। काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियाँ प्रायः कल्पित और असत्य होती हैं। मूल चुनाव यहाँ सत्य असत्य का नहीं, अच्छे झूठ और बुरे झूठ के बीच का है। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से रही है। भारत में भी अनेक पुराण कथाएं ऐसी हैं जिनको लेकर प्रश्न असत्य सत्य का नहीं है। हम केवल इस तथ्य की ओर आकृष्ट होते हैं कि उसमें कल्पना की सर्जनात्मकता का किस हद तक उपयोग हुआ है। प्लेटो का स्पष्ट मत है कि काव्य में ऐसे विषयों की चर्चा होनी चाहिए जो सद्मूल्यों पर आधारित हों। विवेकहीन, अपरिपक्व, असंगत, अनैतिक, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतया निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य नैतिक संस्कारों के निर्माण का साधन होना चाहिए। सोच समझकर ही प्लेटो ने अन्यापदेशिक शैली में लिखी गई कथाओं को भी निषिद्ध माना है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि कच्ची उम्र के बच्चों में कथा के अविधेय और अन्योपदेशिक अर्थ के बीच अंतर करने की ना तो क्षमता होती है ना तमीज़। यदि कवि
लोक मंगलकारी विचारों का अनुकर्ता हो, यानी ऐसी कविता करे जिससे समाज का हित हो, तो प्लेटो उसे अपने आदर्श गणतंत्र में रखने को तैयार दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से है। जाहिर है कि प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण का अनुकरण होने मात्र होने के कारण नहीं किया है, बल्कि अनैतिक होने के कारण किया है। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्लेटो के मत से मूल सत्य प्रत्यय आइडिया है। उस सत्य प्रत्यय का अनुकरण प्रकृति है, और उस प्रकृति का अनुकरण कलाकृति अथवा कविता में प्रकट होता है। इसे फिर से पढ़िए। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण होने मात्र के कारण नहीं किया, बल्कि अनैतिक होने के कारण किया है। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्लेटो के मत से मूल सत्य प्रत्यय है, और उस सत्य प्रत्यय का अनुकरण प्रकृति है, और उस प्रकृति का अनुकरण कलाकृति अथवा कविता में प्रकट होता है। जो अंतर सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और आभास के बीच है। कला का स्वभाव अनुकरणात्मक है, अर्थात असत्य मूलक। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाती है। यह पंक्ति याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो अपनी बात कुर्सी मेज बनाने वाले एक बढ़ई का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि रचनाकार वस्तु जगत की चीज़ों को इस तरह के अनुकरण से प्रभावित होता है। प्लेटो ने सुकरात और ग्लाकन के संवाद के द्वारा अपने अभिप्रेत को स्पष्ट किया है। सुकरात कहते हैं, क्या तुम अनुकरण को इतनी अच्छी तरह समझते हो कि मुझे इसके बारे में समझा सको, क्योंकि मैं स्वयं भी पूर्णतः नहीं समझता कि वह क्या है। ग्लाकन बोलते हैं, संभव है मुझे अनुकरण के स्वरूप का पता हो। सुकरात कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें इसका स्वरूप पता हो, क्योंकि बहुधा ऐसा भी होता है कि धुंधले ज्ञान वाले लोग अपने कथ्य को पूर्ण ज्ञानी लोगों से भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। ग्लाकन, यह तो है ही, परंतु तुम्हारी उपस्थिति में मुझ में इतना साहस नहीं होता कि मैं यह बोल सकूं कि मैं क्या सोचता हूँ। अतः पहले तुम अपना मत दो। सुकरात बोलते हैं, हम अपना विवेचन सामान्य पद्धति से ही आरंभ करते हैं। हम उन समस्त वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखने के आदी हैं जिनके लिए हम एक ही नाम देते हैं। ग्लाकन, अब हमें वस्तुओं की कोई श्रेणी बना लेनी चाहिए जैसी तुम चाहो। उदाहरणार्थ, यदि काम चले तो पलंग और मेज को ही ले लो। सुकरात, परंतु इन वस्तुओं की 2 आकृतियाँ हैं, एक पलंग की और एक मेज की। ग्लाकन, तब ठीक है, क्या हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक वस्तु का निर्माता आकृति को देखकर ही अपने मस्तिष्क में विचार लाता है। पलंग और मेज का हम उपयोग करते हैं जैसे कि अन्य वस्तुओं को उपयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी निर्माता वास्तविक आकृति निर्माण नहीं कर सकता, और करे भी कैसे। सुकरात, यह सोचो कि तुम उस निर्माता को किस नाम से पुकारोगे। मेरा मतलब उस व्यक्ति से है जो संपूर्ण वस्तुओं को बनाता है, और सभी हस्तकलाओं का वही उद्गम स्रोत है। ग्लाकन, तुम तो किसी अद्भुत प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्ति की तरह की बात कर रहे हो। तनिक ठहरो, सुकरात ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास इस बात को कहने के लिए और भी पुष्ट कारण होगा। यह शिल्पी इसी प्रकार की अनेक वस्तुएं नहीं बनाता, अपितु वह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु का निर्माता है, संपूर्ण प्राणी जगत को उत्पन्न करता है, और हम सभी को भी इतने से संतुष्ट न होकर स्वर्गलोक और मृत्युलोक की सृष्टि करता है, और स्वर्ग तथा पृथ्वी के नीचे नरक की अन्य वस्तुओं की भी। ग्लाकन, तुम तो किसी अद्भुत और चतुर के विषय में कह रहे हो। सुकरात ने जवाब दिया, क्या तुम विश्वास नहीं करते? मुझे बताओ, तुम्हारे विचार से ऐसा कोई सृष्टा नहीं है, या तुम्हारा यह विचार है कि मनुष्य एक प्रकार से इन समस्त वस्तुओं का निर्माता हो सकता है और दूसरे प्रकार से नहीं? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि पद्धति विशेष से तुम भी ये वस्तुएं बना सकते हो? प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि अनुकर्ता, कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते, प्रतिमान वस्तुओं का चित्रण करते हैं, क्योंकि मूल में यथार्थ वस्तु महान शिल्पी की वस्तु बनाई गई है, परमात्मा की बनाई हुई है। कवि तथा चित्रकार दोनों ही उसका अनुकरण या नकल करते हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ई जिस पलंग या कुर्सी को बनाकर तैयार करता है, वह विराट सृष्टा ईश्वर के मस्तिष्क में बने रूप की छाया मात्र है। फिर भी बढ़ई सत्य से के काफ़ी निकट पहुंचा है, लेकिन चित्रकार जो उस पलंग का चित्र बनाता है, वह तो यथार्थ से दोगुना तिगुना दूर चला गया है। सत्य से तिगुनी दूर चले जाने की चर्चा उन्होंने इस प्रकार की है। सुकरात,
यह कठिन नहीं है कि तुम बिना विलंब के प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं को बना सकते थे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि दर्पण को लेकर चतुर्दिक घुमाओ। इस पद्धति से तुम फौरन ही सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी स्वयं तथा अन्य जीवधारियों को, लता ध्रुवों तथा उन सभी वस्तुओं को बना सकते हो जिनकी चर्चा हुई है। ग्लॉकन: ठीक है, परंतु यह संपूर्ण प्रकृति प्रतीयमान होगी, वास्तविक नहीं। सुकरात: तुमने बहुत ठीक बात कह दी है। जो मेरी धारणा थी वही तुमने कहा। मैं सोचता हूँ चित्रकार भी इसी प्रकार का निर्माता है। ग्लॉकन: तुम यह भी कह सकते हो या कहोगे कि वह जो बनाता है वह वास्तविक नहीं होता, जबकि एक प्रकार से चित्रकार भी पलंग की सृष्टि करता है या नहीं, जब वह चित्र पलंग बनाता है। अर्थात बढ़ई जो बनाता है वह वास्तविक सत्य पलंग का निर्माण नहीं करता। वह जो बनाता है वो वास्तविक का अनुकरण मात्र है। अतः मूल पलंग का निर्माता है ईश्वर, दूसरा उसी का निर्माण करता है बढ़ई, तीसरा उसी पलंग का चित्र आंकता है चित्रकार। ईश्वर द्वारा पलंग की रचना वास्तविक है। शेष दोनों ही उसके अनुकर्ता हैं। इसलिए बढ़ई सत्य से दूना दूर और चित्रकार सत्य के 3 गुना दूर हो जाता है। जो बात चित्रकार पर लागू होती है वही कवि पर भी लागू होती है, क्योंकि दोनों ही एक ही कोटि के प्राणी हैं। जिस प्रकार चित्रकार सत्य से 3 गुना दूर ठहरता है, दूसरे शब्दों में यही बात इस प्रकार से कही जा सकती है कि काव्य मूल प्रकृति का अनुकरण है एवं प्रकृति सत्य के अनुकरण करती है। अनुकरण का अनुकरण, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन होने के कारण कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है। अतः कवि का अनुकरण झूठा होने के कारण वह पूर्ण आदर का अधिकारी नहीं है। वास्तविकता और आभास। प्लेटो ने अनुकरण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को प्रकट किया है कि कवि या कलाकार वस्तुओं का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करता है जैसी वे हैं, अथवा उसका अनुकरण मात्र तथ्य और कल्पना पर आधारित होता है। उन्होंने पलंग वाला उदाहरण फिर दोहराया और कहा कि यदि हम उस पलंग को किनारे के सामने से अथवा अन्य किसी सिरे से देखने की कोशिश करते हैं तो वह अलग अलग ढंग से दिखाई देता है। दिखाई देने वाला यह अंतर वास्तविक है अथवा आभास मात्र है। क्या यह वैसा ही अनुकरण है जैसा कि मूल पलंग, या वैसा दिखाई देता है जैसा उसे रचना में ढाला जाता है? डज इट इमिटेट द थिंग एज इट एक्चुअली इज़? क्या यह केवल कल्पनात्मक अनुकरण है अथवा सत्य का अनुकरण है? इस बात का जब हम निर्णय करते हैं तब यही स्पष्ट होता है कि कवि या कलाकार प्रकृति निर्माता के पलंग का यथातथ्य अनुकरण नहीं कर सका है। उसकी असफलता ने उसे अनुकरण के द्वारा सत्य से बहुत दूर कर दिया है। द इमिटेशन इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम ट्रुथ। वह ऐसी कल्पना मिला देता है जिस पर पहले तो विश्वास ही नहीं हो सकता, और यदि विश्वास हो भी जाए तो वह धोखे का विश्वास, इल्यूजन है। धोखे का यह विश्वास विवेकहीन व्यक्ति को ही हो सकता है। अतः कवि या कलाकार अपनी तरह के मूर्ख व्यक्तियों को ही मूर्ख बना सकते हैं। चूँकि सच्चे सत्य की अभिव्यक्ति उन्हें नहीं आती, इसलिए उसका अनुकर्ता भी अज्ञान में जीता है। लेकिन विवेकयुक्त प्राणी को तो इस अज्ञानपूर्ण अनुकरण की भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि यह त्याज्य है। प्लेटो ने अपने बात के पुष्टिकरण के लिए त्रासद कवियों में अग्रणीय होमर का नाम लिया है। उन्होंने यह घोषणा की कि दुनिया भर के त्रासद कवियों को होमर ने ही झूठ सिखाया। त्रासदी का कवि होमर यह जानता है कि वह कैसे लिखी जाती है। त्रासदी कैसे लिखी जाती है और इसका दिव्य ज्ञान उसे है। साथ ही वह त्रासदी का उचित निर्वाह भी कर सकता है और म्यूज़ के वश में रहता हुआ भी वह कह देता है जो उसे कहना चाहिए। त्रासदी पढ़ते हुए भी हम यह कैसे भूल सकते हैं कि यह एक अनुकरण है और यह अनुकर्ता कभी अंतिम वास्तविकता, अल्टीमेट रियलिटी को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। मेरे प्यारे होमर, अगर तुम्हारा गुणात्मक ज्ञान सत्य से दूर नहीं है और तुम हमारी अनुकरण की परिभाषा के अनुसार केवल कल्पनाजीवी नहीं हो, और अगर तुम सत्य से सच्चे अर्थों में संबंधित हो, साथ ही तुम मनुष्य की ज़िंदगी की अच्छी बुरी बनाने वाली वस्तुएं भी जानते हो, तो भी क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने किस शहर अथवा किस सरकार का कितना सुधार किया है?
होमर के सेनापतियों ने या सलाहकारों ने अपने समय में ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा है जिसने देश का उद्धार किया हो? यह बात कैसे मानी जाए कि होमर ने मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि दी है, जबकि उसकी कृतियों को देखने से यह लगता है कि उसने मनुष्य को छला है। जिस व्यक्ति ने अनुकरण को अपनाया है वह केवल छायाकृति को ही पकड़ सका है। अतः प्लेटो ने होमरीय जीवन के आदर्शों का भरसक खंडन किया है। परंतु सोचो ग्लॉकन, यदि होमर सचमुच लोगों को शिक्षित करके उन्हें श्रेष्ठ बनाने में सफल रहा होता, यदि उसे केवल अनुकरण के क्षेत्र में ही सफलता मिली होती तो उसने कई शिष्य नहीं बनाए होते और वह उनके सम्मान और प्रेम का पात्र न होता। यदि होमर लोगों को उत्कृष्ट बनाने में कुछ सहायता कर सका होता तो क्या उस समय का समाज उसे और हैसियत को गीत गाते हुए यहाँ वहाँ भटकने के लिए छोड़ देता? लोग उसे सोने से भी अधिक मूल्यवान समझकर उसे अपने साथ रखते, और यदि उसमें वे सफल होते तो लोग अपनी शिक्षा का भार सौंपकर उसके पीछे पीछे भागते दिखाई देते। प्रत्ययवाद से क्या तात्पर्य है? प्रत्ययवाद प्लेटो में काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर प्रातः अंतर्द्वंद दिखाई देता है। इसका कारण है वे स्वभाव और संस्कार से कवि हैं और शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक। कभी वे काव्य और दर्शन के पुराने कलह को याद दिलाते हैं तो कभी काव्य को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रायः प्लेटो का स्मरण काव्य के विरुद्ध अनेक अभियोग लगाने वाले दार्शनिक आचार्य की तरह किया जाता है। उनके मत से काव्य की अग्राह्यता के दो आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। काव्य की अग्राह्यता के दो आधार हैं, कौन से? दर्शन और प्रयोजन। मूलतः प्लेटो प्रत्ययवादी हैं, आइडियलिस्ट हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। यह बिल्कुल याद रखना है, IMP है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य है, एक है, अखंड है और ईश्वर ही उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय परम सत्य ईश्वर का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा निर्मित, अंकित या चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब का या वस्तु जगत का, तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। ये याद रखिएगा। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय परम सत्य ईश्वर का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा निर्मित, अंकित या चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय का है अर्थात ईश्वर का है, दूसरा उसके आभास या प्रतिबिंब या वस्तु जगत का है, तीसरा उस वस्तु जगत के भी प्रतिबिंब का है। इसलिए परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है और अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह मिथ्या या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कविता या कला सत्य से तिगुना दूर होती है। प्लेटो के शब्दों में कविता या कला सत्य से तिगुना दूर होती है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। अपने इस सिद्धांत कथन को प्लेटो अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है, यह प्रत्यय या विचार में ही निहित रहता है और यह रूप ईश्वर निर्मित है। विचार प्रत्यय में मौजूद उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो के द्वारा दिया गया पलंग का उदाहरण लें। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय या विचार में है और इस रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस विचार में विद्यमान रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कवि या कलाकार निर्मित करता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए हैं, एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है, दूसरा वह जिसका निर्माण लकड़ी से बढ़ई करता है, तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार अपनी कुची से करता है, अपनी कलम से करता है। यह तीनों पलंग में अंतर होता है। मूल बात यह है कि वस्तु प्रत्यय से ही रूपायित होती है, फिर इसके अनुकरण कर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ की नकल होता है, इसलिए उसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। कलाकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार किसी माध्यम शब्द या रंग या पत्थर के द्वारा उसे माध्यम में शब्द, रंग या पत्थर उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे नया रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि कला नकल की नकल है, अनुकरण का अनुकरण है, छाया की छाया है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, अर्थात नकल या मिथ्या है।
प्लेटो अपना यह तर्क सभी कलाओं पर लागू करते हैं। प्लेटो का विचार है कि होमर और हेसियोड 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैसे कवियों के काव्य अथवा सोफोक्लीज, अरिस्तोफनीज जैसी नाटककारों के नाटक भी अपवाद नहीं हैं। इन कृतियों को पढ़ने, देखने या सुनने से अच्छे नागरिकों का निर्माण आदर्श राज्य के लिए संभव नहीं है। नैतिकतावादी आग्रहों से प्रेरित होकर प्लेटो काव्य और कलाओं की निंदा करते हैं। उनके कुछ तर्क इस प्रकार हैं। होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी में देवताओं का चरित्र असत्य भी है और अनुचित भी। उनमें देवत्व कहाँ है और देवत्व नहीं है तो मनुष्य के उन्नयन में सहायक नहीं हो सकते। वे मनुष्य के उन्नयन में सहायक नहीं हो सकते। होमर के महाकाव्य कौन कौन से थे? इलियड और ओडिसी। होमर और हेसियोड के काव्य में ऐसे स्थल प्राय आए हैं जो पाठक को वीर और साहसी के बदले दुर्बल और कायर बनाते हैं। काव्य तो ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों में शौर्य की भावना भरे, उनके चरित्र का निर्माण करे और मृत्यु की लालसा के लिए उन्हें तैयार करे। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज़ है। ये याद रखिएगा किसने कहा है ये। प्रायः कवि भोग और विलास की कामना से भरकर आवेशपूर्ण, कामुकतापूर्ण भावों की सृष्टि करते हैं। इनसे शुद्धता और संयम में बाधा पड़ती है तथा चरित्रहीनता, भोगलिप्सा और अराजकता फैलती है। होमर के काव्य में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जिनमें दुष्ट जन सुख भोगते हैं और सज्जन दुख से व्याकुल रहते हैं। जहाँ सदाचार के लिए दंड और दुराचार के लिए सुख, वैभव और पुरस्कार मिलेगा, वहाँ नैतिकता कैसे टिक पाएगी। कोमल बुद्धि वाले बालकों पर इन कहानियों का प्रभाव अनिष्टकारी होता है। नाटककार प्रायः हल्के, ओछे, टुच्चे, हंसोड़, मस्खरे, कामुक भावों का चित्रण पसंद करते हैं और प्रेक्षकों का एक वर्ग संगशाला में ऐसे अभिनयों को दाद भी देता है। होता यह है कि नाटककार उदात्त भावों से सर्वथा दूर रहते हैं। इससे समाज में ओछे भावों का वर्चस्व बढ़ जाता है। काव्य या नाटक की अंतःप्रेरणा भावोच्छलन या भावों के तीव्र आवेग से उत्पन्न होती है, तर्क से नहीं। तर्क न होने के कारण भावावेश हृदय से चालित होता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि और हृदय में संतुलन का अभाव आ जाने से कला उदात्त की सृष्टि नहीं कर पाती। फिर भावमूलक होने से कला भाव को ही उद्दीप्त कर पाती है, तर्क को नहीं। तब होता यही है, मानव काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है। पोएट्री फीड्स एंड वाटर्स द इमोशंस। काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है। इसी का दुष्परिणाम यह होता है कि काव्य सत्य और शिव से दूर हो जाता है। काव्य के प्रायः अन्योक्ति, एलिगोरी की रचना होती है। बालकों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे अन्योक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सकें। इसलिए बच्चों के सामने शुद्ध और नैतिक विचारों की ही कहानियाँ आनी चाहिए, असत्य और अनैतिक कामनाओं, कल्पनाओं से प्रेरित नहीं। इस प्रकार प्लेटो का काव्य नाटक विषयक विरोध साहित्येतर और नैतिक प्रतिमानों से प्रेरित है। उनके विचार से काव्य सृजन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद है। कवि उन्मत्त व्यक्ति है और काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित होकर रचना करता है। प्लेटो बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि साहित्य में मनुष्य के नैतिक पक्ष को संपन्न और समृद्ध और संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से वे नैतिकतावादी ही नहीं, उपयोगितावादी भी हैं। उनकी दृष्टि में सुंदर वही है जो सत्य और शिव से संपन्न है। प्लेटो ने काव्य प्रकृति और काव्य सृजन प्रक्रिया में के साथ काव्य प्रकार प्रभाव पर भी गहराई से विचार किया है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में एक और तो वे कविता को सत्य का निम्नतर स्तर या चित्र या वर्णन मानते हैं। कविता को सत्य का निम्नतर स्तर तथा चित्र कौन मानता है? प्लेटो मानते हैं। कहाँ मानते हैं? अपनी रचना रिपब्लिक में। वहीं दूसरी ओर वे कविता को आत्मा के अधम भाग से संबद्ध कर देते हैं। उनके विचार से मानव आत्मा की प्रकृति दोहरी होती है। प्रथम उत्तम भाग में बुद्धि और विवेक तथा दूसरे अधम भाग में शोक, क्रोध आदि मनोविकार। इसलिए काव्य का प्रभाव आत्मा के निम्न स्तर से संबंधित होता है। प्लेटो के शब्दों में अनुकरणधर्मी कवि का उद्देश्य लोकप्रियता प्राप्त करना होता है, किंतु लोकप्रिय होने के लिए वह आत्मा के बौद्धिक पक्ष को संचालित और प्रभावित करके अपने पाठकों को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि वह सहज उत्तेजनशील संवेगों को संचालित करने में रुचि लेता है। इस प्रकार कवि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में दुष्ट प्रकृति का बीजारोपण करता है। दार्शनिक प्लेटो को कविता के विरुद्ध केवल यही शिकायत
रही थी कि वह आत्मा के असाधु अंश का पोषण करती है, बल्कि कविता को लेकर उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि कविता हमारी वासनाओं को उत्तेजित करती है, उन्हें भड़काती और है, मनुष्य को अनियंत्रित बनाती है, आचरण भ्रष्ट प्राणी का रूप देती है। जबकि अच्छी कविता का काम हमारी वासनाओं को सुखाना और संयमित करना होना चाहिए। चूँकि काव्य एक ऐसी शक्ति से संपन्न होता है जो भली प्रकृति के व्यक्ति के लिए घातक होती है, अतः प्लेटो कविता को अग्राह्य मानते हैं। किसी कवि की सफलता का रहस्य यह होता है कि वह हमारी भावनाओं को जागृत करने में किस हद तक सफल हुआ है। विचार करने पर हम पाते हैं वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि जीवन में जब हम शोकाकुल होते हैं तो हमें भावोद्वेग और भावोद्वेलन के क्षणों को संयुक्त करने में मानवीय गौरव की अनुभूति होती है। हम धैर्य से उसका सामना करते हैं और इसी आचरण की लोक में सराहना होती है। गलदश्रु भावुकता का लोक में अंतर नहीं होता। प्लेटो ने कहा, आमतौर पर सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए हम जिन भावों को अभिव्यक्त नहीं करते वे भाव अभिव्यक्ति का अवसर खोजते रहते हैं। भावावेग के क्षणों में कविता उन्हें यह अवसर प्रदान करती है और हमारे पूरे आत्मसंयम को शिथिल कर देती है। ध्यान देने की बात है कि प्लेटो की यह धारणा केवल दुखमूलक काव्य कृतियों या त्रासदियों को ही लेकर नहीं थी, बल्कि कामादि आदि हास्य व्यंग मूलक विधाओं के संबंध में भी समान महत्व रखती है। परिहास का दमन हम मानव जीवन में इसलिए करते हैं कि कहीं हमें सस्ता भावुक मस्करा ना समझ लिया जाए। चाहे त्रासदी हो या कामदी, प्लेटो का आदर्श अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है, एक ऐसे मनुष्य का निर्माण जो सुख दुख मूलक सभी प्रकार के संवेगों के दमन पर निर्भर है। चूँकि कविता इस दमन में बाधक है, इसलिए प्लेटो कहते हैं यह अनुकरण इन मनोवेगों को फैलाता, सींचता और पुष्ट करता है, जबकि हमको उन्हें सुखा देना चाहिए। यह उनको हमारा शासक बनाकर स्थापित करता है, जबकि उनको तो शासित होना चाहिए। कितनी विचित्र बात है कि प्लेटो कविता का विरोध करते हुए भी कविता को अपने पक्ष समर्थन के लिए पूरा अवसर प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने कहा, प्रिय ग्लौकन, सचमुच इस द्वंद्व में बड़ी भारी बाजी लगी हुई है, इतनी बड़ी बाजी जितनी कि लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि इस द्वंद्व पर मनुष्य का भला या बुरा होना निर्भर है। अतएव क्या समाज, क्या धन, क्या पद और क्या कविता, प्रलोभन किसी को भी हमें न्यायपरायणता और सद्गुणों के प्रति असंयत एवं असावधान होने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का यह विचार रोमांटिक काव्य सिद्धांतों के विरोध में आज भी खड़ा है। प्लेटो त्रासदी के मूल में मौजूद करुणा और त्रास के दोहरे मनोवेगों और उसके सुखात्मक प्रभाव के एहसास से परिचित। यह बात उनके संवादों में, विशेषकर फिलेबस विस्तार में मिलती है। प्लेटो के चिंतन में कवि और दार्शनिक का न केवल द्वंद्व है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों में आश्चर्यजनक द्वंद्वात्मकता एकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः कविता दर्शन को चुनौती देती है और दार्शनिक प्लेटो दर्शन से तुलना करते हुए भी कविता की आलोचना करते हैं। सच बात यह है कि दर्शन की ओर से कविता को चुनौती देकर प्लेटो ने उसके ऊपर एक गहन दायित्व सौंपने का कार्य किया है। समाहार देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। आज भी प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों से जूझ रहे हैं, उनका सही समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज भी विद्वान प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों से जूझ रहे हैं, उनका सही समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। समय समय पर प्लेटो के संवादों में परवर्ती काव्यशास्त्र में विकसित अनेक सिद्धांतों के बीज भी खोजने के प्रयत्न किए गए हैं। इस तरह के प्रयत्न करने वाले विद्वानों ने करुणा और त्रास की दोहरी मिश्रित स्थिति या विरेचन सिद्धांत, विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत आदि के बीच संकेत प्लेटो ने पाए हैं। जबकि सच बात यह है कि प्लेटो के चिंतन का महत्व काव्य सिद्धांतों की सूची बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि प्लेटो कविता को लेकर बुनियादी प्रश्न उपस्थित करते हैं। प्लेटो जैसे चिंतक इसलिए मूल्यवान हैं कि वह कविता पर सजग तार्किकता के साथ विचार करते हैं। प्लेटो के चिंतन का परवर्ती काव्य चिंतन पर अनेक जगह प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न प्रभाव दिखाई देता है। अनेक आक्षेपों और वाद विवादों के केंद्र में रहते हुए भी प्लेटो का नाम पश्चिमी आलोचना जगत में आज भी उल्लेखनीय है। इसका प्रधान कारण यह है कि अरस्तु के काव्य सिद्धांत प्लेटो द्वारा कविता पर किए गए आक्षेपों का समाधान या उत्तर देने की मनस्थिति से उपजे हैं। प्लेटो के बिना अरस्तु की चिंतन की कल्पना
असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्लेटो ने कवियों का गौरव यह कहकर छीन लिया कि कवि नकलची होता है। कवि के इस छिने हुए गौरव को प्लेटो के शिष्य अरस्तु पश्चिम काव्यशास्त्र में पुनः स्थापित किया है। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण चिंतक आलोचक टी.एस. एलियट रोमांटिक साहित्य सिद्धांतों के विरोध में खड़े हुए। कारण रोमांटिक कविता में भावातिरेक और कल्पनातिरेक से उत्पन्न असंतुलन उन्हें अमान्य है। स्वयं एलियट ने कवि की व्याख्या सर्जक के रूप में नहीं, माध्यम के रूप में की है। यहाँ भी याद रखिएगा, एलियट ने सर्जक के रूप में नहीं, माध्यम के रूप में की है कवि की व्याख्या। संक्षेप में पश्चिम के कविता संबंधी चिंतन के बाद विवाद के मूल में प्लेटो कहीं न कहीं अवश्य रहे हैं। शब्दावली भी पढ़ लीजिए। तत्वमीमांसा ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि आदि के यथार्थ ज्ञान आदि संबंधित तर्क विवेचन होता है। अन्यापदेशिक शैली अन्य उक्ति शैली है। प्रतिमान ध्वनि या व्यंग द्वारा जाना जाता है। गलद श्रभावुक्ता अतिशय भावुकता कहलाती है। भावातिरेक कहलाता है भावों की अति अधिकता। तो यह था मित्रों हमारा प्लेटो के काव्य सिद्धांत संबंधित लेक्चर या बातचीत, जो भी आप समझें। अगर यह आपको अच्छी लग रही है तो बताइएगा ज़रूर। अब हम अगला टॉपिक जल्दी लेके प्रस्तुत करेंगे। अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत अगले वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।